हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब क्लासेस। आई होप आप सब ठीक होंगे और लास्ट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लास्ट वीडियो में हमने एचटेट 2020 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था जो सोशल स्टडीज़ के पूछे गए थे। आज इस वीडियो में हम एचटेट 2021 के सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द स्कार्सिटी सेंट्रिक डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र की दुर्लभता केंद्रित परिभाषा जो है किसने दी थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये स्कार्सिटी सेंट्रिक होता क्या है। इसका मतलब ये होता है कि जो इंसान की नीड्स होती हैं वो काफ़ी अनलिमिटेड होती हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो उस सिचुएशन में जब कोई व्यक्ति अपने नीड्स के अकॉर्डिंग उन रिसोर्सेज को, अपने जो उसके पास संसाधन है उनको अच्छे से यूज़ करना जान लेता है कि उसको कैसे उन संसाधनों का अच्छे से प्रयोग करना है, तो उसे ही हम कहते हैं स्कार्सिटी सेंट्रिक। तो ये डेफिनेशन दी थी रॉबिन्स ने। नेक्स्ट इज, व्हेन वाज द एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टू इन्फॉर्म अबाउट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, यानी कि भारत व पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों का साझा करने के संबंध में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, वो कब हुए थे? 31 दिसंबर 1988 को। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ उड़ीसा, यानी कि जहाँ से उड़ीसा में लौह अयस्क का उत्पादन नहीं होता है वो कौन सी जगह है? वो है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कहाँ पर है? कर्नाटका में। कहाँ पर है? कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द थंडर स्टॉर्म्स कॉजेज रेनफॉल ड्यूरिंग अप्रैल एंड मे इन असम आर। अप्रैल और मई के महीने में असम में काफ़ी तूफानों से भरी जो बारिश है वो होती है, वो किसके कारण होती है और उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बारदोली छीड़ा। नेक्स्ट इज, नॉर्मल लैप्स रेट इन ट्रोपोस्फेयर इज। तो इसमें पूछा गया है कि जब हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो जो हमारा टेम्परेचर है वो कम होता जाता है, तो उसका जो रेट है ट्रोपोस्फेयर में वो क्या है? तो जब हम 1000 किलोमीटर ऊंचाई पर 1000 मीटर की ऊंचाई पर चले जाते हैं तो वो 6.5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। तो जो हमारी एटमॉस्फेयर में लेयर्स होती हैं, सबसे पहले आती है हमारी ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर को बोलते हैं शोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर को बोलते हैं समताप मंडल, उसके बाद आती है मीजोस्फेयर मध्य मंडल, उसके बाद आती है थर्मोस्फेयर जिसको हम बोलते हैं ऊष्मा मंडल, सबसे लास्ट में जो है उसको कहते हैं एग्जोस्फेयर जो कि कहलाती है बहिर्मंडल। तो ट्रोपोस्फेयर में जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो 1000 मीटर जाने पर जो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। इन विच ईयर डिड द इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे टेक प्लेस इन इंडिया। तो इन रशिया, तो रशिया में खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1905 में। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो ये एक लिस्ट दी है जिसमें कुछ लाइंस बोली हैं, तो हमें बताना है कि ये वर्ड्स किसके द्वारा कहे गए हैं। तो फर्स्ट है राजनीति विज्ञान कला है, तो इसमें बोला गया कि पॉलिटिकल साइंस इज एन आर्ट। पॉलिटिकल साइंस इज एन आर्ट ये किसने बोला है? ये बोला है ब्लंशली ने। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट, फिलोसफी एंड साइंस। तो राजनीतिक विज्ञान कला, दर्शन और विज्ञान का समन्वय है, यानी कि इसका कॉम्बिनेशन है, ये किसने बोला है? ये बोला है कैटलीन ने। उसके बाद है पॉलिटिकल साइंस इज साइंस ऑफ स्टेट। तो राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, ये किसने बोला है? गेटल ने। लास्ट है पॉलिटिक्स अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू, यानी कि राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, ये किसने बोला है? ईस्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with respect to the military system of अलाउद्दीन खिलजी which of the following statements are true। तो इसमें पूछा गया है कि जो अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य व्यवस्था के संबंध में जो कौन कौन से कथन है वो सत्य हैं। तो कौन कौन से कथन सत्य हैं? फर्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी रेज्ड अ ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी, ये बिल्कुल ठीक है कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी की थी। नेक्स्ट इज अलाउद्दीन खिलजी एस्टैब्लिश्ड अ सिटी नेम सिरी फॉर द सोल्जर्स, ये भी बिल्कुल ठीक है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक सीरी नामक जो शहर है वो बनाया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी पेड द सोल्जर्स इन कैश इंस्टेड ऑफ इक्ता। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था अपने सैनिकों को इक्ता की बजाय नगद वेतन देता था, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हो जाएंगी।
नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ साउथ एक्सटेंट एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो और पूर्व से जो पश्चिम का विस्तार है उनके जो बीच का अंतर है वो कितना है। तो नॉर्थ से साउथ तक जो भारत का जो एक्सटेंट है वो कितना है 3214 किलोमीटर। उसके बाद जो ईस्ट टू वेस्ट भारत का विस्तार है वो कितना है 2933। तो इनका डिफरेंस पूछा है, तो जब हम इनको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 281 किलोमीटर। तो 281 किलोमीटर का जो अंतर है वो इन दोनों के बीच है। हिमाचल हिमालय इज ऑल्सो नोन एज, हिमाचल हिमालय का जो दूसरा नाम है वो क्या है, लघु हिमालय, यानी कि द लेसर हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007। तो 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का कौन सा अंग नहीं था, तो वो नहीं था तिलहन मिशन यानी कि ओएलसीड मिशन। द एक्सपोनेंट ऑफ महालवाड़ी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज, तो जो महालवाड़ी सिस्टम के जो एक्सपोनेंट थे, प्रतिपादक थे, जो जनक थे वो कौन थे, वो थे होल्ट मैकेंजी। तो और ये महालवाड़ी सिस्टम क्या सिस्टम होता था, इस पर जो कल्टीवेटर्स थे, जो किसान थे, वो मिलजुल कर कई लोग खेती करते थे। फिर जो रेवेन्यू है, एक टाइप से जो टैक्स है उसको गवर्नमेंट को देते थे और जो उनके कमाई होती थी उसको आपस में बांट लेते थे। तो एक ही भूमि पर जब बहुत सारे लोग काम करते थे वो उस कमाई को बांट लेते और सारे मिलजुल कर अपना रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को दे देते थे, वो कहलाता था महालवाड़ी सिस्टम। मेक इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मेक इन इंडिया का रिलेशन किससे है, विनिर्माण क्षेत्र से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैव इक्वल राइट्स एंड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक पॉसिबल देयर फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। तो जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज को समान अधिकार प्राप्त हैं, इसकी बात कहाँ पर की गई है, ये बात की गई है पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच विद द स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रोडक्शन। तो अब ये कुछ मार्क दिए हैं और ये किन पर लगाए जाते हैं वो पूछा गया है। तो एग मार्क फूड के लिए होता है, इको मार्क होता है डोमेस्टिक कंज्यूमर प्रोडक्ट यानी कि घरेलू उपभोक्ता उत्पाद के लिए, हॉलमार्क होता है प्रीशियस मेटल्स के लिए। उसके बाद जो वूल मार्क होता है वो कॉटन और सिल्क के लिए नहीं होता है। तो नॉट करेक्टली मैच तो वो हो जाएगा वूल मार्क, तो वूल मार्क इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो जो वूल मार्क होता है वो होता है जो 100% वूल के जो कपड़े होते हैं या जो वूल के जो मटेरियल होते हैं उनके लिए वूल मार्क का प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ वियना कांग्रेस ऑफ 1815। तो 1815 वियना कांग्रेस का पार्ट कौन नहीं थी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसका पार्ट कौन कौन थे, इसका पार्ट ऑस्ट्रिया था, रशिया था, ब्रिटेन था, उसके बाद एक था प्रशिया और इसके अलावा एक फ्रांस भी इसका पार्ट था। तो ये 5 जो कंट्री हैं वो थी वियना कांग्रेस का पार्ट। व्हेन टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो स्टार्टेड, यानी कि टीपीडीएस की शुरुआत कब हुई थी, जून 1997 में। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन को देखें तो कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से ट्रू है। तो ग्लोबलाइजेशन इज अ प्योरली एन इकोनॉमिक फिनोमेन। सेकेंड है ग्लोबलाइजेशन बिगेन इन 1991। थर्ड इज ग्लोबलाइजेशन इज द सेम थिंग एज वेस्टर्नाइजेशन। इसमें हमें ट्रू बताना है। तो ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल फिनोमेन, तो जो ये स्टेटमेंट है कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट्स वॉज नॉट एसोसिएटेड विद नक्शबंदी सिलसिला। तो नक्शबंदी सिलसिला से कौन से जो सूफी संत हैं वो नहीं जुड़े हुए थे, तो वो थे शेख सरफुद्दीन यहिया। तो जो नक्शबंदी सिलसिला क्या था, तो नक्शबंदी सिलसिला वो था कि जिसमें इस्लामिक जो रूल्स थे वो सबको स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते थे और साइलेंट रिमेम्बरेंस करना होता था गॉड का, यानी कि पूरा ध्यान लगाना होता था अपने गॉड में। तो ये था नक्शबंदी सिलसिला। तो इसके जो क्या कहते हैं, इससे जुड़े हुए कौन नहीं थे, शेख सरफुद्दीन यहिया। हु वॉज द गवर्नर ऑफ आरबीआई एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म एलपीजी 1991 इन इंडिया। तो 1991 एलपीजी के जो नवीन आर्थिक सुधार थे उस समय पर जो आरबीआई के जो गवर्नर थे वो कौन थे, वो थे एस वेंकटरमन। नेक्स्ट इज
Which of the following countries prepared the Davos plan to get Germany out of economic crisis? तो जब जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस थे तो उस टाइम पर एक डावेस प्लान शुरू किया गया था। तो इसमें किसने मतलब जो जर्मनी की हेल्प की थी इस चीज़ से बाहर निकलने में, तो वो कौन था? यूएसए। तो यूएसए ने जर्मनी को उस टाइम पर लोन दिया था ताकि वो इकोनॉमिक क्राइसिस से, यानी कि जो आर्थिक संकट है उससे वो बाहर निकल सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन? तो इंडियन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का पार्ट कौन नहीं है? वो नहीं है नेस्ले। तो जो नेस्ले है वो कहाँ की कंपनी है? वो है स्विट्जरलैंड की। नेक्स्ट इज गुरु गोबिंद सिंह फाउंडेड द खालसा पंथ। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोबिंद सिंह ने कब की थी? 1699 में। द डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग 2001 टू 2011 इन इंडिया वॉज। तो इंडिया में 2001 से 2011 के बीच, यानी कि इन दशकों के दौरान जो पॉपुलेशन में वृद्धि हुई थी वो कितनी हुई थी? वो हुई थी 17.64%। नेक्स्ट इज हु रोड द बुक द पावर एलीट। तो द पावर एलीट बुक के जो ऑथर हैं वो कौन है? वो है राइट मिल्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो हमें बताना है कि कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है। तो जो प्रेयरी जो ग्रासलैंड्स है वो है नॉर्थ अमेरिका में, वेल्ड है साउथ अफ्रीका में, डाउन्स साउथ अमेरिका में नहीं है, और उसके बाद जो स्टेपी है वो है यूरेशिया में। तो इसका जो नॉट करेक्टली मैच कौन सा है? डाउन्स। तो डाउन्स नहीं है, डाउन्स कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट इज विच वन इज नॉट काइंड ऑफ मैक्स वेबर्स लेजिस्लेशन व्यू। तो निम्न में से कौन सा प्रकार मैक्स वेबर के वैधता विचार का नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? शक्ति वैधता, यानी कि पावर अथॉरिटी। चिनूक विंड ब्लोज इन। तो जो चिनूक हवाएं हैं वो कौन से देश में बहती हैं? वो बहती हैं यूएसए में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो डाइट्रिक ब्रांडिस बिकेम द कंट्रीज फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। तो ब्रिटिश एरा के दौरान जो डाइट्रिक ब्रांडिस हैं वो देश के पहले महानिरीक्षक बने थे। तो ये बिल्कुल ठीक है। द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज सेट अप एट देहरादून इन 1905। तो ये सेटअप हुआ था 1906 में, लेकिन जो उसकी फाउंडेशन है वो थी, यानी कि जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी 1905 में। तो यहाँ पे सेटअप की बात है 1906 में, तो ये हो जाएगा गलत। इन द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878 द फॉरेस्ट वर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। तो ये बिल्कुल गलत है, वो 2 नहीं, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। तो इसका ओनली 1 जो है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ डायरेक्ट चैलेंज टुवर्ड इंडियन डेमोक्रेसी। तो इंडियन डेमोक्रेसी के सम्मुख कौन सी प्रत्यक्ष चुनौती नहीं है? डायरेक्ट चैलेंज कौन सा नहीं है? जाति व्यवस्था, यानी कि कास्ट सिस्टम। In which part of Indian Constitution the union and the states administrative relations are mentioned? तो जो यूनियन और स्टेट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, यानी कि प्रशासनिक संबंध है, वो कौन से पार्ट और चैप्टर में बताए गए हैं? तो वो बताए गए हैं पार्ट 11 में और चैप्टर नंबर 2 में। तो पार्ट 11 चैप्टर नंबर 2, तो ऑल ऑप्शन हो जाएंगे इसमें रॉन्ग। तो ये 4th ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। और जो इसका आर्टिकल होता है वो होता है आर्टिकल 256 से आर्टिकल 263 तक। नेक्स्ट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द कंक्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इज। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ विजय हासिल की थी, तो वो कौन कौन सी थी, और मतलब उनकी करेक्ट क्रोनोलॉजी क्या है? सबसे पहले उसने क्या किया? तो जो कंक्वेस्ट ऑफ चित्तौड़गढ़ है वो किया था 1303 में, और कंक्वेस्ट ऑफ गुजरात है, यानी कि गुजरात पर जो उसने विजय की थी वो की थी 1299 में। उसके बाद कंक्वेस्ट ऑफ रणथंबोर किया था 1301 में। नेक्स्ट है सेकेंड कैंपेन ऑफ देवगिरी, यानी कि देवगिरी का जो द्वितीय अभियान है वो किया था 1307 में। तो इसके अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा। फर्स्ट किया था उसने कंक्वेस्ट ऑफ गुजरात, सेकंड किया था कंक्वेस्ट ऑफ रणथंबोर, थर्ड किया था कंक्वेस्ट ऑफ चित्तौड़गढ़, फोर्थ किया था सेकंड कैंपेन ऑफ देवगिरी। इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो जो पार्थिव ग्रह कौन सा नहीं है, वीनस, मार्स, जुपिटर या फिर मरकरी। तो जो जुपिटर है वो पार्थिव ग्रह नहीं है। तो जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट वो प्लैनेट होते हैं जो पत्थर या फिर मेटल से बने हुए होते हैं और जो उनका सरफेस है वो सॉलिड होता है। तो मार्स, वीनस, मरकरी और जो अर्थ है वो भी एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक। तो जो अर्थक्वेक है, जो भूकंप है, वो किसके कारण नहीं आता है। तो वो ज्वालामुखी के कारण वो आ सकता है, फ्लॉन्टे के कारण यानी कि भ्रंश क्रियाएं कुछ अगर हो जाती हैं तो उनके कारण भी आ सकता है। द्रैवस्थैतिक दबाव यानी कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है अर्थ में उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है। लेकिन ओशियनिक जो वेव्स होती हैं उनके द्वारा जो अर्थक्वेक है वो नहीं आ सकता। तो अर्थक्वेक का कौन सा कॉज नहीं, अर्थक्वेक के ओरिजिन का कॉज कौन सा नहीं है, ओशियनिक वेव्स। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मिनांडर्स आर फॉर्म्ड थ्रू द इरोजन ऑफ विच इज एजेंट। तो मिनांडर्स क्या होते हैं, जब एक रिवर सीधी फ्लो ना करके जब ऐसी धारा में, सर्प की धारा में वो फ्लो करती है तो उसे कहते हैं मिनांडर। तो ये मिनांडर के फॉर्म होते हैं रिवर की वजह से। इन विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द न्यू वर्ड्स आर एडिड इन प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन से जो संविधान के संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में प्रस्तावना में कुछ नए शब्द जोड़े गए थे। तो वो जोड़े गए थे 42वां संशोधन। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो ये 42nd अमेंडमेंट है ये कब हुआ था और इसे और किस नाम से जाना जाता है। हु वॉज द थर्ड स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के जो थर्ड स्पीकर हैं वो कौन थे, वो थे सरदार हुकुम सिंह। और अगर हम बात करें कि लोकसभा के जो फर्स्ट स्पीकर थे वो कौन थे, वो थे जीवी मावलंकर। नेक्स्ट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। तो जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट है उसको किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है, वो किया जाता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी कि संसद के सदस्यों के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेंट इज इनकंसिस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू HDI। तो HDI क्या होता है, HDI की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये हंगर डेवलपमेंट इंडेक्स दिया गया है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हमारी हो जाएगी। नेक्स्ट इज इट इज यूजिंग परचेजिंग पावर पारिटी मेथड यानी कि यह क्रय शक्ति समता पद्धति का उपयोग करता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ यानी कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय किसी व्यक्ति के जीवन की अपेक्षित औसत लंबाई को दर्शाता है। तो ह्यूमन की बात की गई है। HDI इंक्लूड्स इनकम, हेल्थ, एजुकेशन। तो जो ये है हंगर डेवलपमेंट इंडेक्स ये रॉन्ग हो जाएगा। HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिसाइड द एमोलमेंट्स, अलाउंस एंड प्रिविलेजेस ऑफ गवर्नर। तो गवर्नर को जो उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार होते हैं वो कौन निर्णय करता है, वो निर्णय करती है पार्लियामेंट, संसद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट कंट्रोल, मॉनेटरी पॉलिसी, इश्यू ऑफ करेंसी नोट। तो क्रिएशन ऑफ क्रेडिट यानी कि साख का सृजन करना भारतीय रिजर्व बैंक का काम नहीं है। उसके बाद है विच इज द मोस्ट बैकवर्ड स्टेट इन फीमेल लिटरेसी इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। तो वो था बिहार, जहाँ पर जो फीमेल लिटरेसी थी वो सबसे कम थी। और फीमेल लिटरेसी सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी कहाँ पर देखी गई है, वो थी केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स टू GDP ऑफ इंडिया। तो जो GDP में कंट्रीब्यूशन करते हैं डिफरेंट सेक्टर जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो जो सबसे मतलब हमें इनको ऑर्डर में लगाना है कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है और सबसे कम किसका है। तो सबसे ज़्यादा है टर्शियरी सेक्टर का, फिर है सेकेंडरी, फिर है प्राइमरी। तो तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक ये हो जाएगा इसका करेक्ट सीक्वेंस। From which of the following archaeological site pit houses have been found। जो गर्तवास थे, जो पिट हाउस थे, वो कहाँ से मिले थे, वो मिले थे बुर्ज होम से। In which article of Indian Constitution the composition of पंचायत is described। तो पंचायत का जो कंपोजिशन है वो कहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, वो बताया गया है आर्टिकल 243C में। Which economist first studied
poverty in India and indicated a decrease in the percentage of rural poor between 1956 to 1968। इसमें हमें बताना है कि कौन सी जो वो इकोनॉमिस्ट थे, मतलब अर्थशास्त्री थे जिन्होंने गरीबी को स्टडी किया इंडिया में, और उन्होंने 1956 से लेकर 1968 तक जो गरीबी की जो परसेंटेज थी उसको कम कर दिया गया था। तो वो कौन थे? वो थे BS मिन्हास। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग ओशन अकॉर्डिंग टू द एरियाज इज। तो एरिया के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि जो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है। तो हमारा सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, उसके बाद है अटलांटिक महासागर, फिर है हिंद महासागर और लास्ट में है आर्कटिक महासागर। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using code given below। तो कुछ हमें पुरास्थल दिए हैं यानी कि आर्कियोलॉजिकल साइट दी है, फिर उत्खननकर्ता उन के नाम दिए गए हैं कि उन आर्कियोलॉजिकल साइट्स की खोज किसने की थी, उनके एक्सकेवेटर कौन थे, उनका उत्खनन किसने किया था। तो जो सुक्तागेन डोर है उसका उत्खनन किया था ओरेल स्टीन ने, और भगवानपुरा का जो उत्खनन किया था वो किया था JP जोशी ने, बालाकोट का किया था जॉर्ज F डेल्स ने, और लोथल का किया था SR राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है इसमें हमें वो बताना है। महादंडनायक चीफ जुडिशियल ऑफिसर तो नॉट करेक्टली मैच। तो महादंडनायक हिस्ट्री में जो होता था उसको चीफ जुडिशियल ऑफिसर बोला जाता था यानी कि मुख्य न्यायाधिकारी, ये बिल्कुल ठीक है। नगर श्रेष्ठी होते थे बैंक चीफ या फिर चीफ ऑफ बैंकर या फिर मर्चेंट। उसके बाद सार्थवाह होते थे व्यापारियों के काफिले के नेता यानी कि लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवांस। लेकिन जो उपरीत थे वो चीफ क्राफ्टमैन नहीं होते थे। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर कि ये इससे मैच नहीं करता है। तो जो उपरीक होते थे उनका काम होता था, जो पूरे प्रांत होते हैं, प्रोविंस होते हैं, कोई भी एक बहुत बड़ा एरिया होता है उस एरिया के वो हेड होते थे। एक टाइप से हम कह सकते हैं किसी भी प्रांत के वो गवर्नर होते थे, उनको उपरीक बोला जाता था, और ये फेमस थे गुप्ता पीरियड में। नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट हैफेड। तो हैफेड है उसकी कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सबसे पहले हमें दिया गया है हैफेड स्टैंड फॉर हरियाणा एग्रीकल्चर फार्म एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है। हैफेड की फुल फॉर्म होती है हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। तो हैफेड इज द लार्जेस्ट एपेक्स कोऑपरेटिव यूनियन इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, ये बिल्कुल ठीक है। हैफेड केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द 1 नवंबर 1966, ये भी बिल्कुल ठीक है। हैफेड प्लान्स टू ओपन हैफेड मार्केट्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी वो इनकरेक्ट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज नेम अशोका हैज़ बीन मैंशनड। तो अशोका का जो नाम है वो उसके इंस्क्रिप्शंस पर लिखा गया है। तो वो कौन से इंस्क्रिप्शन पर लिखा गया है? अरोरा, नेतूर, बाबरू या फिर रूपनाथ। तो वो लिखा गया है नेटूर इंस्क्रिप्शन पर, और ये नेटूर इंस्क्रिप्शन कहाँ पर है? ये भी है कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज नॉट लोकेटेड इन यूरोप। तो यूरोप में कौन सी माउंटेन लोकेटेड नहीं है? एटलस, आल्प्स, ब्लैक फॉरेस्ट या एपाइन्स। तो एटलस जो माउंटेन है वो यूरोप में नहीं है। विच इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब तेजी से विकास, कृषि का विकास, उद्योगों का विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायर प्रोटेक्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। Who constitutes the फाइनेंस कमीशन फॉर पंचायत टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन। तो पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करने के लिए, उसको देखने के लिए तो एक फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। तो वो किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा, गवर्नर के द्वारा। वट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें पूछा गया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो कंसेप्ट को जब हम इम्प्रूव करते हैं तो कौन सी सीक्वेंस हमें देखनी चाहिए, कौन सी जो सीक्वेंस है वो ठीक है। तो सबसे पहले इनकम पर कैपिटा इनकम, PQLI HDI। PQLI की फुल फॉर्म होती है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, और HDI की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये सीक्वेंस हो
जाएगी करेक्ट सीक्वेंस ABCD। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री साउथ, प्राइम मेरिडियन 90 डिग्री, ये बिल्कुल गलत है, ये हो जाएगा 0 डिग्री पर। इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर कि ये इससे मैच नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो हमें कुछ कमेटी दी हैं और उनके ईयर हैं कि वो किस ईयर में उनकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो अशोक मेहता कमेटी बनी थी 1978 में, LM सिंघवी कमेटी बनी थी 1986 में, और जॉन मिथाई कमेटी बनी थी 1953 और 54 में, और संथानम कमेटी जो बनी थी वो बनी थी 1963 में। The next question is which one of the following is most violent and explosive type of volcanoes। तो हवायन, स्ट्रैम्बोलियन, वोल्केनियन या फिर पीलियन। तो पीलियन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर कि ये सबसे हिंसक और विस्फोटक ज्वालामुखी का प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर 4। वेटी इज इन द चोला पीरियड वॉज। तो चोला पीरियड में जो वेटी वर्ड यूज़ किया जाता था वो किसके लिए यूज़ किया जाता, ये होता था एक टाइप का टैक्स, एक टाइप का कर। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इज द बिल्डर ऑफ निशुंभ सुधीनी देवी टेम्पल। तो निशुंभ सुधीनी देवी जो टेम्पल है वो किसने बनवाया था, वो बनवाया था विजयालय चोल ने। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आज हमने 2021 के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 2022 के क्वेश्चंस को।